अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़। आज से हम एक सिलसिला सुन रहे हैं बजट, आने वाला जो बजट है उस पर एक जायज़ा। और ये सिलसिला जो है हमने इसलिए किया कि आने वाला बजट एक अहम बजट है। ये पिछले जितने बजट आए उनसे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कोविड-19 ने इकोनॉमीज़ को, बिजनेसेस को जिस तरह मुतासर किया है, उसको रिपेयर करना, उसको रिकवर करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है, क्या सोच रहे हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी इवॉल्व करने जा रहे हैं, ये हमें सब देखना है। और इसीलिए हमने अपने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है कि किस तरह इस बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल में हुकूमत किस तरह का बजट लेके आएगी, किस तरह के टैक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे, इंसेंटिव आएगा, डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज था, किस तरह उस पर हुकूमत पॉलिसी लेके आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मैपिंग जो है उसको का इस्तेमाल कैसे होगा, बिजनेसेस जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पेमेंट ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, उससे क्या डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ये कदम हो सकता है, इस सब पे हम बात करेंगे। और एक और बात भी हम करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान और लाइफ स्टॉक जो है बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन का फुकदान, इसमें डेटा मैपिंग का फुकदान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट। पहले हम बात करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप देख रहे हैं सूरत हाल पिछले 4 महीने से जो कोविड-19 के बाद से सूरत हाल है वो डिटोरिएट ही करती जा रही है, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। हेल्थ सेक्टर तो अपनी जगह, उसकी जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह है, इकॉनमी जो है उसको भी रिवाइव करने की कोशिश मेरे ख्याल में की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। और उसमें जो है बजट भी अब राउंड द कॉर्नर आ गया है। 12 तारीख को मेरे ख्याल में बजट जो है अनाउंस होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं सर, आपका इतना वसी तजुर्बा है, आपने बड़े बड़े बजट देखे हैं, आप मुख्तलिफ इकानमीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं, और इस वक्त कोविड-19 में जो अच्छी बात यह हो गई कि हर मुल्क को ये चैलेंज है, तो किस तरह दूसरे मुल्क और क्या पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी आगे लेके आनी चाहिए ताकि इस वक्त बिजनेसेस को थोड़ा रिलीफ मिल सके और इसके साथ साथ रेवेन्यू भी आ सके? क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो हुकूमत कैसे चलेगी, हुकूमत का कारोबार कैसे चलेगा? बहुत शुक्रिया। जो मसाइल हैं और जो उसूली तौर पर जो हल होने चाहिए उसकी आपने बड़ी खूबसूरती से वजाहत कर दी है। तो मैं पहले आपको एक अहम सवाल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि जून जो है 2019 में हमारा वफाकी बजट आया था। उसमें आपको याद होगा कि जो ग्रॉस रेवेन्यूज थे, मैं एफबीआर के रेवेन्यूज की बात नहीं कर रहा, जो ग्रॉस फेडरल रेवेन्यूज थे वो थे 6,717 अरब रुपया, 677। और आपको ये याद होगा कि जो सूबों का एनएफसी अवार्ड के तहत हिस्सा था वो था 3,255। तो वफाक के पास जो पैसे बच रहे थे वो थे 3,462, 3,462 अरब रुपया। लेकिन कर्जों पर जो सूद था और जो दिफा था उसका मजमूई हजम था 4,100 अरब रुपया। यानी वफाक के पास जो ग्रॉस रेवेन्यूज हैं सूबों को देने के बाद उससे तो दिफा और सूद ही नहीं अदा हो रहा, तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। तो पाकिस्तान में जब मुतालबात करते हैं कि जो हमें और मराद दें, हमें कंसेशन दें, बरामद कुनिंदगान भी मांगते हैं, ज़री शोबे भी मांगते हैं, सनतकार भी मांगते हैं, ट्रेडर्स भी मांगते हैं, सब मांगते हैं, सबको दे दें। मैं चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, इस सूरत हाल में आ गए कि एक सवाल पूछें कि जब हमें आप बताइए कितने रेवेन्यूज आने चाहिए, कहाँ से आए, ताकि कर्जों और दिफा का अखराजात करने के बाद इतना तो बचे कम से कम कि मुल्क चले, थोड़ा बहुत गरीब की जेब में भी डाल दें। यानी हम ये बरकरार रखें कि मालदार तबकों को खिलाएं पिलाएं ताकि गरीब जिंदा रह सकें, क्योंकि वो इस तरह से सनत का पहिया चलाएंगे, ये रख लें। बेशक जो शरह नमू की चीज़ है वो ना अपनाएं, मगर एक दफ़ा ये तो बता दें कि जब आप 6,717 अरब, यानी जिसमें एफबीआर के 5,555 थे। डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो जीडीपी है जिस साल कैसे चलेगा, ये तो बुनियादी सवाल है। बिल्कुल सही है, बहुत वैलिड सवाल है आपका कि जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप किस तरह इंसेंटिव देंगे, आप किस तरह रिलीफ देंगे? बेसिकली आप उनको भी तो चाहिए ना कि वो सोचें। मगर एक रे ऑफ होप है कि आमदनी तो इस साल नहीं होगी, जैसे आपने भी इशारा किया, बिल्कुल सही किया, सारी दुनिया में बिजनेस इफेक्ट हो गया, हमारा भी होगा। लेकिन असेट्स तो मौजूद हैं, वो जिन्होंने 13 टैक्स एमनेस्टी के बाद भी जिन्होंने उससे एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, हालांकि दुनिया की तारीख में सबसे कम शरह पर एमनेस्टी हमने दी,
एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर एमनेस्टी पे मुल्क चला करते, जून 2018 को आपको याद होगा केयर टेकर्स थे और वो जो PMLN जो थी वो दे के गई थी जो है वो एमनेस्टी जो जून को खत्म हो रही चाहिए, केयर टेकर्स आए, उन्होंने उसको जुलाई तक कर दिया, यानी 2019 का साल उन्होंने कवर कर लिया। अब जून 2018 में भी एमनेस्टी चल रही थी, जून 2019 में भी चल रही थी, तो अगर एमनेस्टी चला के गुजारा होता तो फिर तो एक बुनियादी सवाल है। मगर हमने एक ऐसी हिमाकत की थी जानबूझ के, दानिस्ता, मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, एक्सपर्ट हैं आप, लेकिन जो आपने एमनेस्टी दी तो मुझे पता है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने 50 लाख रुपए कैश डिक्लेयर कर दिया जो उनके पास था ही नहीं। अब अगले साल जो आमदनी हुई वो उसमें दिखा दी। और एक और साहब ने ये किया कि $1 लाख क्या डिक्लेयर किया, बाहर से पैसा है वो आया, उस पैसे को 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिला, वो उन्होंने हुंडी से बाहर भेज दिया। अब उनके पास 1 करोड़ 15 लाख बुक्स में है, एक्चुअल नहीं है, तो अगले साल जो आमदनी होगी वो फिर नहीं देंगे, वही फिर 2019 में हुआ। ये तो डिक्लेरेशन का बहुत मेजर इशू है, लेकिन आपकी बात के बाद 2020 में भी एक एमनेस्टी आ गई ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एमनेस्टी दी है सर उन्होंने, वो भी एक एमनेस्टी तो 18 में, 19 में, 20 में भी आ गई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। नहीं, वो तो देखे ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना हमारा, 1.5% वर्ल्ड रिकॉर्ड, नंबर ऑफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये आपने एमनेस्टी भी लिया है। फिर 2 एमनेस्टी और भी आई थी कि जो बाहर पैसा गया, जो अभी आपका मौजूद नहीं है, उसमें भी एमनेस्टी आई थी। तो हम इतनी ज्यादा जब एमनेस्टी देंगे और जो चोरी के असासे एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाते, इस उम्मीद ये तो और भी आइंदा एमनेस्टी आ जाएंगी, और जितना एमनेस्टी से वाइट होता है उससे ज्यादा काला धन नया जनरेट हो जाता है, और आप दस्तावेजी बनाना ही नहीं चाहते। अभी बड़ी खूबसूरती से आपने मुख्तसर अल्फाज में दस्तावेजी की भी बात भी कर दी। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप आमदनी तो नहीं होगी तो जो असेट्स हैं जिसकी तफसील आपके पास है, प्रॉपर्टीज हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो है गाड़ियां हैं, तो उन तमाम चीजों को भी तो मेरे ख्याल है इस वक्त देखने का वक्त आ गया है। आपको लग रहा है कि हुकूमत इस तरफ आपको लग रहा है कि हुकूमत इस तरफ इकदाम करेगी, कोई उनका इंटेंशन नजर आ रहा है आपको? मतलब आप भी 2 साल हो गए हुकूमत को देख रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं उनको, तो आपको लग रहा है कि वो इस तरफ ये जाएंगे? मोहतरम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आज जो आप ही के बिजनेस रिकॉर्डर में पढ़ रहा था कि IMF हमारे गिर्द जो घेरा तंग कर रहा है, अब वो तनख्वाहों से हटके दिफाई बजट पे आने वाले हैं। एक हम न्यूक्लियर पावर हैं, कब हमारी आंख खुलेगी? देखिए, गरीब को तो आपने कुचल दिया, ठीक है, अब शरह नमू भी अगर आप फरवरी तक का टैक्स रेवेन्यू देख लें, जब कोरोना नहीं था तो मेरे मुल्क को 900 अरब रुपए हमें FBR को शॉर्टफॉल थी, अब 1650 अरब की हो गई। तो मेरा कहना यह था कि इस तरीके से हमारे गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, अभी तो कर्जे दे रहे हैं, लेकिन जब किस्त देने की बात आएगी और FATF भी मैदान में कूद पड़ेगा, फिर अमेरिका भी आ जाएगा, भारत भी एक गठजोड़ है, तो हमारे दिफाई बजट पे हाथ डाल रहे हैं, और खुदा न खास्ता वक्त आएगा वो न्यूक्लियर की कंडीशन लगा देंगे। तो आज ये वक्त है कि आप लोगों को जगाएं, मेहरबानी करें कि भाई ताकतवर तबकों को मराद दे दें, सब कुछ दे दें, ताजिर आते हैं तो उनको भी मराद दे दें, ट्रांसपोर्टर्स आते हैं उनको भी दे दें, सब कुछ दे दें। मुल्क की सलामती, और जो 20-22 करोड़ अवाम गरीब हैं और जो कई करोड़ अब जो है गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए, जो मजीद बेरोजगार हो गए, वो लोगों को क्या जिंदगी में रह गया, उनका कितना कमिटमेंट हमारे साथ रह जाएगा? ये वो सवालात हैं कि मैं जाती मफाद से हटके ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर्स, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पॉलिटिशियंस, माहिरीन, टैक्स एक्सपर्ट्स और हमारे वकुला, उन सबको बैठ के दानिश्वरों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम आग में तो नहीं अब छलांग लगा दी, और हमारे लिए खुदा न खास्ता इतना खूबसूरत मुल्क है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई आदमी कुर्बानी दे ना दे, जो आमदनी होती है उस पर टैक्स दे दें, जो असासे अपने चोरी से बनाए हैं उस पर टैक्स दे दें मुल्क के कानून के तहत, और आवाम को थोड़ा बहुत दे दें। अब मुझे जो खौफ है, क्योंकि आपने बड़े बुनियादी नुकात उठा दिए थे, देखिए मैं अब ये सोच रहा था आज कि 900 अरब रुपए तो आपको मिल सकता था, जो ये नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहते, क्योंकि अखबार में PTI वाले ने कहा था जी हमारे साथ जो लोग हैं वो तैयार नहीं है। लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था कि 2100 अरब रुपए तो मेरा पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं, 1900 अरब रुपया मेरा जो है वो जो है सर्कुलर डेट है, 5-3.5 हजार अरब रुपया आपका कम से कम बजट खसारा उस वक्त होता है जब तालीम और सेहत की मद में जो 2013 का मंशूर था PTI का 1600 अरब रुपया आप नेकस कर रहे हैं, जबकि कोरोना फैल रहा है, 23 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। इससे भी आगे अगर आप चले जाएं तो जब ये चीजें होती चली जाएंगी तो मैं ये जो मैंने आपको फिगर्स दी हैं, फिर तरक्याती खराजात 1980 की दिहाई, 1990 की दिहाई, जब आप ये कहा करते थे 1990 की दिहाई को, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बड़ा
बड़ा 7% तरक्याती खर्चात भी किया था। बहुत सीरियस मसला डॉक्टर साहब आपने बहुत सीरियस मसला उठा दिया, आपने बड़ा वाज़े हाथा खींचा है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम दो टोक हुकूमत को जो बात करना चाहें ये कि किस तरह की वो पॉलिसी लेके आए, बस ये हम आज अगर आप हमें बता दें। आपने कहा असासों पर टैक्स लगाएं जो डिक्लेयर नहीं है, आपने कहा सारी आमदनी पर टैक्स लगाएं जो नहीं है। तो इससे आप समझते हैं कि ये जो रेवेन्यू का क्राइसिस है, जो हुकूमत के डेट है, ये पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 900 अरब रुपए, मैंने आपको टैक्स लगाने की बात नहीं है, वो कानून मौजूद है। है ना, तो आप उस पर एफबीआर उनको एक नोटिस दे, इंप्लीमेंट करें, 15 ले लें उससे। अगर नहीं लेते तो फिर कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मेरे गुनाह सब माफ हो जाए, तो नहीं होंगे। सही है। तो ये तो रास्ता, हम तो रास्ता बता रहे हैं, फैसला तो हुकूमत ने करना है। जब हम ये कहते हैं और आप कहते हैं, आपका तो ये प्रोग्राम का मोटिव ये हर किस्म के आमदनी पे टैक्स क्यों नहीं, तो अगर इस साल आमदनी नहीं होगी तो ना दे, लेकिन आमदनी पे टैक्स को आप इन प्रिंसिपल तो कर लें। अभी आपने लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर की बात की, सूबे उस पर टैक्स तो लगा दें। अगर एग्रीकल्चर पे तो इस साल नुकसान नहीं हुआ है हमारा, जो है कोई बड़ा नुकसान कोरोना से एग्रीकल्चर पर नहीं होगा, टिड्डी दल से अलग है। तो जो आमदनी हुई है उस पर टैक्स दे दें, नहीं आमदनी तो ना दें। तो कम से कम उसूल तो अपना लें। 2000 माली साल में मुश्किलात रहेंगी, कौम भी तैयार है, IMF को भी समझना पड़ेगा, आलमी बैंक को भी समझना पड़ेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी समझना पड़ेगा कोरोना। लेकिन उसूल इस मोहलत में आप कानून साजी करके मसले को हल तो कर दें। एक साल और मुश्किल हम गुजार लें, लेकिन फिर हमारी सितंबर के बाद से मैं समझता हूँ ग्रोथ रेट प्लस आ जाएगा। तो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, और वफाक भी और सूबे भी जो एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, जिसके लिए कानून मौजूद है, जिसके लिए आपने कहा था अगली नस्ल रोएंगी, उनसे 900 अरब रुपए। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आगे डॉक्टर साहब, फिर हम आपको किसी प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। बड़ी वाज़ेह उन्होंने बात की कि हर जो आमदनी है जिस पर टैक्स लगना चाहिए उस पर टैक्स लगे, कानून तो मौजूद है। एग्रीकल्चर पे आमदनी है उस पर टैक्स लगना चाहिए, सूबे उस पर टैक्स ले लें। और इसी तरह कोई अगर एसेट डिक्लेरेशन है और लोगों के एसेट नहीं है उस पर भी जो टैक्स लग सकता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो रेवेन्यूज़ जो हैं उनके जो इस नंबर्स आ रहे हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। और ये बड़ा एक अहम सवाल उठा दिया है डॉक्टर शाहिद साहब ने, और हम इस पर बात करेंगे अपने दूसरे मेहमानों से कि टैक्स कैसे कलेक्ट होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दूसरे मेहमानों से बात करते हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि इकॉनमी को किस तरह रिवाइव बैक किया जा सकता है, लेकिन इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा, पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेंगी। और सबसे पाकिस्तान का जो दरीना मसला है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आज हम 72 साल में भी अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट नहीं कर सके हैं, और इसके लिए अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है कोविड-19 की वजह से, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक हर बिजनेस में आना, डेटा मैपिंग का इस्तेमाल होना, ये इसको लोग जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसको पाकिस्तान अगर इस्तेमाल करे तो मेरे ख़्याल में जो 72 साल का पुराना मसला है इसको हल किया। हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह मियाँ, और उनसे बात करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डेटा मैपिंग को यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जा सकती है और अपना टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, ताकि रेवेन्यू स्ट्रीम जो है हमारी वो बेहतर हो सके और फिर हमारे मसाइल जो हैं उनमें कुछ कमी आ सके। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको किस तरह आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हुकूमत इस वक्त जो बजट आने वाला है इसमें क्या ऐसी पॉलिसी लाई जा सकती हैं, क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं कि वो जो है डॉक्यूमेंटेशन एक मेजर, जो आपको भी पता है बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का ड्रॉबैक रहा है और इसकी वजह से इकॉनमी सही तौर पर कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, तो उसको किस तरह ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपने, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसको रेज किया है। नॉर्मल डिस्कशन जो टैक्स और इसके हवाले से हमेशा होती है, फोकस इज ऑन वेरी नैरो टॉपिक्स, बड़े आम सी बातें होती हैं, वही जो हम हर दफ़ा सुनते हैं टैक्स रेवेन्यू के हवाले से, FBR के हवाले से। मगर इकोनॉमी की सारी बातें अपनी जगह हैं और हालात आजकल आपको भी पता है कैसे हैं। तो जनरली दुनिया में जो अब ट्रेंड है वो जा रहा है चीज़ों को डिजिटाइज करने की तरफ। तो आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की बात की, डॉक्यूमेंटेशन जो है, अब वो डॉक्यूमेंटेशन की भी मेरा ख्याल है एक दूसरी डेफिनेशन हमें गौर से देखनी पड़ेगी कि इट्स नाउ अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ हाउ यू डॉक्यूमेंट थिंग्स। डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी नाउ डिजिटल। डाटा जो है वो मशीन रीडेबल होना चाहिए,
और मशीन रीडेबल वो क्यों होना चाहिए। डाटा वैसे अब आप कहेंगे जी एफबीआर के पास बहुत सारा डाटा है, हर तरफ से डाटा लिया जाता है, बैंकों से भी लिया जा रहा है, नासा से भी लिया जा रहा है, बट सवाल ये है कि उस डाटा का हमने हाउ आर वी यूजिंग इट, हमने उसको कैसे यूज किया है, कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं। नॉर्मली हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफबीआर भी उसमें शामिल है, और एफबीआर का काम बहुत डाटा फोकस्ड है, आप भी समझते हैं। तो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होना पड़ेगा। सही। कि आप सीखें अपने काम से, अपने डाटा से, जो भी डेली आपके ऑपरेशंस हैं उसमें से जो आप डाटा जनरेट कर रहे हैं उसमें से आप क्या सीख रहे हैं, उन लेसन्स को आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी कलेक्शन में बेहतरी आएगी। दूसरा, अगर आप डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा डिजिटल है, मशीन रीडेबल है, तो आप रिस्क बेस्ड ऑडिट्स की तरफ जा सकते हैं। अब रिस्क बेस्ड जो है वो एक अच्छी टर्म है, अच्छी इस्तेलाह है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अच्छी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इट डजंट हैव टू बी वेरी विजिबल, इट हैज टू बी वेरी इनविजिबल। उसका जो मेन फोकस है वो उस डाटा को इस्तेमाल करके, उसको देख के उसमें से इनसाइट्स और पैटर्न्स लेना है ताकि टारगेटेड कंप्लायंस की तरफ जाया जा सके। ठीक है, तो और उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। अच्छा, आपने एफबीआर को भी क्लोजली देखा है और आप डेवलपमेंट बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि आपको नज़र आता है कि ये कैपेसिटी है पाकिस्तान के इन रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ में कि वो इसको रीडेबल, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसको इस वक्त वो मतलब कर सकें इसको? देखिए काशिफ, ये जो कैपेसिटी है टू गो डिजिटल, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरह की आप कहें कि कोई आप रॉकेट साइंस है, या जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हमारे मुल्क में बहुत सारा टैलेंट है, हमारे बच्चे, हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं आईटी की फील्ड में। अगर आप देखें फ्रीलांसिंग में हमारा रेवेन्यू आप देखें कि $1 बिलियन से ज़्यादा है। दिस इज व्हाट वी रीड एवरी नाउ एंड देन। तो हमारे पास ये टैलेंट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपने नहीं लानी जो कि लाने में बहुत टाइम लगेगा। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटी का जहां तक सवाल है, आई थिंक तवज्जो इस तरफ दिलाने की बात है। अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सोचने का या बजट बनाने का जो काम है वो एक दो लोगों के हवाले फौरन आपने किया होता है। किसी कलेक्शन मेंबर ऑपरेशन से करनी है, फॉर एग्जांपल एफबीआर, वो एक आदमी है जिसको भी आप लगा दें, वो जितना मर्जी टैलेंटेड हो, वो सारा दिन तो उसकी मीटिंगें खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही है। तो उसको गरीब को भी कोई सोचने का भी टाइम चाहिए, तो वो सोचेगा। ऑर्गेनाइजेशन में लोग सोच रहे हो तो देयर हैज टू बी अ थिंकिंग सेंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ये बातें सोच रहा हो। और हमारे पास रिसोर्सेज काफी हैं, कैपेसिटी डेवलप हो सकती है, लोग भी हैं जिनको इन चीजों की समझ है, बट इस तरफ तवज्जो लानी पड़ेगी। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सीखने की तरफ भी जाएंगे, तो एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे। बाकी आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात हो रही है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कहाँ तक हम गए हैं, ये सबके सामने। नहीं, अब बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी हम 4-5 साल में देखेंगे फाइलर और नॉन फाइलर की जो डिस्टिंग्विश किया है उन्होंने, उसके बाद से तो ये उम्मीद आ गई थी कि यार ये नॉन फाइलर को अब जो है आइडेंटिफाई करके और उनको एफबीआर उन पर काम करेगा, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। आप क्या समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डिजिटाइजेशन है, इसके जरिए वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और उस पर काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मतलब बहुत सारा डाटा ऐसा है जो अगेन मैं दोबारा उसी तरफ जाऊंगा कि जो डाटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। देखिए, डाटा 3-4 तरह का है जी, कि एक डाटा वो है जो ऑलरेडी आपके पास है। एफबीआर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका विच ट्रेड्स इन डाटा, सो टू से, जिसका काम ही डाटा है, जिसने नंबर्स पे ही काम करना है जी। तो बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, क्या उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। दूसरी जो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इट डज आल्सो हैव अ बिजनेस इंटेलिजेंस आउटफिट, कि वो अपनी एनवायरनमेंट से डाटा कैसे ले रही है, फिर हाउ डू यू यूज बोथ काइंड्स ऑफ डाटा टू एक्चुअली गैदर इनसाइट्स। तीसरा डाटा वो है जिसकी तरफ हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमारी जो सारी की सारी फोकस है वो सब हमने रखी हुई है दूसरी टैक्स पेयर्स का डाटा, उसका भी ले लें, नादरा के भी डाटा हासिल कर लें, फलानी ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हम उसका डाटा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते नहीं, दूसरा ये है कि तीसरा वो डाटा है जो एफबीआर का अपना है। फॉर एग्जांपल, एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द डाटा। आई बिलीव कि जब आप एवरी सिंगल पर्सन, आप भी, मैं भी, द वे वी मूव थ्रू आउट द डे वी आर जनरेटिंग डाटा। अब मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं उनकी जो है
उसकी असेसमेंट्स आप देखें, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिविटी पे वो कब जाती हैं, कितने सालों में जा रही हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, कितने ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, किस रीजन में, किस एलटीयू में, किस आरटीओ में क्या क्या इश्यूज हैं। उस डाटा को जब आप जमा करेंगे और उसको कंबाइन करेंगे तो आपको इनसाइट्स ऐसी मिलेंगी जिसके जरिए आप एफिशिएंसी ला सकते हैं और टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी। हाँ, वो ये तो इनसाइड डेटा को जो आप करेंगे जिससे एफिशिएंसी बेहतर होगी और ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपेंशन की तरफ जाएगी, ये कहने का मतलब है आपका? एग्जैक्टली देखिए, आप जब एफिशिएंसी लाएंगे जी, तो यू कैन हैव ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अब आप कहें जी, अब आप एफबीआर का, मैं आपसे कहूं जी सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट तो उसका ह्यूमन ऑफिसर्स हैं उसके। फॉर एग्जांपल, तो द काइंड ऑफ डाटा दैट वी हैव ऑन आवर ऑफिसर्स के क्या वो मौजूद है, क्या हमें ये पता है किस सेक्टर में किसकी कैपेबिलिटी है, किसने कहां पे कितना अच्छा काम किया, वो शॉर्ट एनालिसिस करें, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह देखें कि वो क्या क्या है। तो हाँ, बिल्कुल उस डाटा को लाएं कि हम तमाम जो है, और तमाम उसके जो सेक्टर वाइज उस पे थिंकिंग की जाए, सेक्टर वाइज आपके पास डाटा हो जिस पे आप इनसाइट्स दें और वो इनसाइट्स ऑफिसर्स को पास ऑन की जाए और उसको एंड टू एंड जो है मॉनिटर किया जाए कि डाटा जो है पूरी प्रोसेस पे आप डाटा जनरेट करें। सो यू हैव टू डिफाइन अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक सेट तो वो है जो टैक्स पेयर्स के ऊपर है, एक सेट वो है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर है कि आपकी प्रोसेस। सर, आप मुख्तलिफ लेवल पे आप जो है गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो आप ये गवर्नमेंट कॉन्शियस है इस बात पे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ उनको रोक रही है इस चीज़ में आगे बढ़ने से? जी देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारे इस तरह के मामलात हैं कि हमारी डेली की जो द वे ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रक्चर्ड, दे आर टू बिजी कि वो रोज के मसाइल में ज्यादा खुबे रहते हैं। आजकल कोविड की सिचुएशन डेवलप हो गई, तो लेकिन एक अच्छी बात भी इसमें है कि एवरी प्रॉब्लम, एवरी मिजरी हैज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। अगर आप इसमें देखें तो डिजिटाइजेशन की तरफ आप बहुत दूर जाएगा, और अगर हम चाहें या ना चाहें, दिस इज द डायरेक्शन दैट वी हैव टू टेक। और इसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके डाटा क्वालिटी बेहतर हो। और एक और मैं आपको ये बताता चलूं कि आपके जो अगर आपके पास डिजिटाइज्ड फॉर्म में डाटा मौजूद है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अपने टैक्स पेयर्स पे, सेक्टर वाइज, कंट्री के ऊपर, डिफरेंट वैल्यू चेन्स के ऊपर, डिफरेंट सप्लाई चेन्स के ऊपर, तो उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है विद योर स्टेक होल्डर्स। क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अपने दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यू विल ऑलवेज स्पीक विद अ लॉट ऑफ एविडेंस, सो दैट विल हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो यू हैव अ वेरी, बिल्कुल ठीक है, ऊपर आता है ना, वो भी थोड़ा सा मैनेज होगा। बिल्कुल ठीक है ना सर, आपको पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखा नाज़रीन, उन्होंने बात की कि हम चाहें ना चाहें हमें अब उस तरफ जाना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उससे पहले हमने बात की इकॉनमी पे। अब हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इदरीस साहब, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं। हम बात करेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उसको किस तरह इस कोविड-19 की सूरत हाल में, इस नए आने वाले बजट में किस तरह एड्रेस करना चाहिए, क्या ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिससे गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, रेवेन्यू अपना सस्टेन कर सकती है, ताकि हमारे जो अखराजात हैं मुल्क के उनको मीट किया जा सके और जो हमारा फिस्कल डिफिसिट है उसको जितना कम किया जा सके। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, आज हम बात कर रहे हैं जो आने वाला बजट है उस पर एक जायज़ा है कि कैसा होगा ये बजट, और कोविड-19 की जो सूरत हाल है उसने जो बिल्कुल ही इकॉनमीज़ को, बिजनेसेस को, टैक्स रेवेन्यूज़ को बिल्कुल जिसे तबाह बर्बाद कर दिया है, तो उसकी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं इस वक्त गवर्नमेंट टैक्स के हवाले से क्या इस्लाहात लेके आना चाह रही है, या क्या उनके जहन में है और क्या लाना चाहिए? जी हाँ, इसमें देखिए बात यह है कि कोविड-19 के हवाले से अगर देखा जाए तो आने वाला वक्त जो है वो काफी डिफिकल्ट है। ठीक है। और उसके लिए इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए टैक्स के मेयर में उन्हें रिलीफ देना पड़ेगा लोगों को, ताकि इंडस्ट्री चल सके, बिजनेस ट्रेडिंग हो सके, ट्रेडिंग एक्टिविटीज चल सके, तब तो इनके पास रेवेन्यू आएगा। इस वक्त जो शॉर्टेज की वजह है वो ये वजह है कि रेवेन्यू जो पूरे नहीं हो रहे, काम तो बिल्कुल बंद हो गया, लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन खुलने के बाद भी एक्टिविटीज शुरू हुई लेकिन उस हद तक नहीं हो सकी। अगर इन्होंने जो सुनने में आ रहा है कि जी बजट टारगेट मजीद बढ़ा रहे हैं और मजीद शायद टैक्सेस भी लगा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए और नए टैक्सेस लगाए
तो फिर तो रेवेन्यू कलेक्शन इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोग अपनी एक्टिविटीज में नहीं आएंगे। लेकिन सर डोनर एजेंसीज जो ना, आपको पता है वो लोग तो ब्रूटल होते हैं ना, वो तो नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है नीचे, लोगों का बिजनेस तबाह हो रहा है, कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान के माशी हालात खराब हैं, उनको तो अपना पैसा रिकवर करना है। तो वही IMF के साथ कैसे निगोशिएट करें कि ये इंसेंटिव दे दें और टैक्स कम लगाएं? लेकिन ना बात ये है ना कि IMF भी तो जानता है ना कि इस वक्त इंटरनेशनली क्या सूरत हाल है माईशत की, जी तमाम दुनिया की जो है वो डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल सही है। अगर ये प्रॉपरली उनके साथ बैठ के नेगोशिएट नहीं करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज नहीं बताएंगे, तो उनके कहने पर अगर टैक्सेस नए लगा दिए, जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ, GST का जो टैक्स है, सेल टैक्स का रेट, उसको 17% रखा हुआ। पिछले दिनों ये बात आ रही थी जी इसको 20% कर दिया जाए। हालांकि इसको कम करें, सेल टैक्स को कम करें, कुछ एवेन्यू ऐसे हैं जिसमें सेल टैक्स को अबॉलिश करें, सही है, जीरो रेट बनाएं ताकि लोग काम कर सकें। काम करेंगे तो टैक्सेस आएंगे। ठीक है। अगर आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, अपने बजट बढ़ा लेंगे, टारगेट बढ़ा लेंगे, तो आपके सामने ये मौजूदा जो साल जा रहा है और क्लोजिंग के करीब है, इसमें भी शॉर्टफॉल है। इवन टैक्सेस बजट को काफी रिड्यूस किया, जो रिड्यूस बजट है वो भी अचीव होने के चांसेस उसमें भी 30% का शॉर्टफॉल है। जी हाँ, तो अब इस 30% के शॉर्टफॉल के साथ आगे फर्दर इंक्रीज आप 20% कर दें, तो हाउस पॉसिबल के अगले साल में आप अचीव कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन हाफिज साहब एक बात, अगर गवर्नमेंट ये जो हमारा गैप है बहुत बड़ा फाइलर और नॉन फाइलर का, इसको अगर टैप करें तो क्या ये रेवेन्यू मेजर एड्रेस नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। तो टैक्स नेट अगर बढ़ाएं, हाँ, टैक्स नेट दोनों तरफ, इनकम टैक्स की तरफ भी और सेल टैक्स की तरफ, उस टैक्स नेट को अगर बढ़ाएं, उस पर तो कोई काम हो ही नहीं ना रहा। वो तो खुद ही लोग अपने तौर पर फाइलर बनने के लिए टैक्स रिटर्न बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट इसी पर खुश हो जाती है कि टैक्स नंबर ऑफ रिटर्न्स बढ़ गई। सही है। इन रियल सेंस देखा जाए तो टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा जी, और उस वजह से सारे शॉर्टफॉल हैं। ठीक है, अभी भी ये उसी पर इन्हिसार कर रहे हैं कि लोग खुद ही फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ कंप्लायंस तो इतनी नहीं है जब तक कोई मेजर नहीं अडॉप्ट किए जाएंगे, टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एरियाज तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े एरियाज हैं जिसमें लोग टैक्स नेट में नहीं है। अगर ये उन लोगों को उस टैक्स नेट में लाएं तो असल टैक्स खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट या नए टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये इस बात से मुत्तफिक हैं कि नॉन फाइलर्स को जो है वो पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया, उसको एड्रेस करें तो रेवेन्यू ये जो टैक्स कलेक्शन का मसला ये एड्रेस हो सकता है। तो उसमें क्या गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी लेके आनी चाहिए? लाखों लोग हैं जिन्होंने रिटर्न्स नहीं फाइल की, जो 2018 में फाइल की थी, अब नहीं फाइल की। जी हाँ, तो इन्होंने नोटिस नहीं इशू की। जी, असल तो है नोटिस इशू करें। ठीक है, कंप्लायंस लोगों को लाए ना, कंप्लायंस तो हो ही कोई नहीं रही। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं नोटिस इशू करें जिन्होंने रिटर्न फाइल किया था लास्ट ईयर, और फिर जो है, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है कि लोगों के टैक्स कटते हैं, नॉन फाइलर्स रहते हैं, रेट वो नॉन फाइलर्स की एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो रिटर्न फाइल करने से जो है ना वो अपने आप को कहते हैं यार मैं क्यों फाइल करूं, मैं ये कॉस्ट बेयर करने को तैयार हूं। ये जो एरिया है ना, गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर पा रही, आपका क्या ख्याल है इसमें? इन्फोर्समेंट बिल नहीं है ना। ठीक है, हमारे पास डाटा है, गवर्नमेंट के पास, FBR के पास डाटा है, लेकिन उस डाटा को यूटिलाइज नहीं कर रहे। जब तक उस डाटा को यूटिलाइज नहीं करेंगे, एक बिल पावर के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ, अपनी बिल के साथ चलेंगे और इन्फोर्समेंट करेंगे प्रॉपर, तब जाके होगा ना। तो वो तो नहीं कर रहे। खुद गवर्नमेंट कहती है 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन तक के फिगर्स हैं टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए, लेकिन ला तो कोई नहीं रहे। ठीक है, वही 2.5 मिलियन के करीब रिटर्न्स आई हैं, बस उसी पे खुश होकर बैठ गए। अच्छा, ये जो ये कोविड-19 की सूरत हाल है, अब इसमें आप क्या समझते हैं कि जो टैक्स बिजनेसेस हैं उनके इस साल ऑडिट होने चाहिए या इस साल इनको जो है रिटर्न को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और कोई ऑडिट नहीं होना चाहिए? मेरी सजेशन ये होगी कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी क्लोज किए जाएं। ठीक है, और अगले साल के लिए ऑर्डर सिलेक्शन जो है उसको मंसूख किया जाए, नई सिलेक्शन ना की जाए, और लोगों को ये इंसेंटिव दें कि आप अपनी रिटर्न दें, क्योंकि नजर ये आता है कि इस साल रिटर्न में बहुत शॉर्टफॉल आएगा, नंबर ऑफ रिटर्न नहीं, डिक्लेरेशन, इनकम लेवल्स और सेल्स डेफिनेटली बहुत लो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 2 महीने तो टोटल लॉकडाउन रहा ना, अभी भी शॉर्ट पीरियड के लिए काम हो रहा है। तो लोगों को अगर इंसेंटिव देंगे कि जी आपकी इस साल ऑडिट की सिलेक्शन भी नहीं होगी, तो आप अच्छा फिगर दें, तो फिर तो लोग कुछ करेंगे। अगर इस जेन में यही होगा कि सर पर तलवार होगी ऑडिट सिलेक्शन की, तो लोग तो इस चीज का फायदा उठाएंगे कि जी ठीक है 2 महीने 3 महीने बिजनेस बन रहा, हम नील रिटर्न फाइल करते हैं, लोअर फिगर पर जाते हैं। ठीक है, तो इससे और विद रिटर्न जो कलेक्शन आती है वो भी खत्म हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस दफा ऑडिट से जो है एग्जेम्पशन दे दी जाए और उसको जो है इम्यूनिटी दे दी जाए, और उनको ये कहा जाए कि पिछले ऑडिट्स भी हैं उनके भी वो भी क्लोज कर दिए जाएं।
तो ना 2014 के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, 2017। अच्छा, विदहोल्डिंग के रेट ऑफ टैक्सेस में आप समझते हैं कोई कमी लानी चाहिए हुकूमत को? टैक्सेस में खासतौर पर स्टेट टैक्स के रेट में कमी करनी चाहिए। और विदहोल्डिंग में चले कमी ना करें तो इनहांसमेंट नहीं होनी चाहिए, नया विदहोल्डिंग टैक्स नहीं आना चाहिए, टैक्स रेट नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है, सेल टैक्स का रेट कम होना चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स के भी रेट आपको पता है कि पिछले साल इन्होंने सारे बढ़ा दिए थे एज कम्पेयर टू 2018। ठीक है। 2019 का बजट में आपको पता है इनकम टैक्स के सारे रेट बढ़ाए, जो कि इस साल जो रिटर्न्स आनी है उसके मुताबिक आनी। ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि अगर ये इनकी कैलकुलेशन में ये फिगर आता है तो टैक्स रेट, इनकम टैक्स के भी टैक्स रेट स्लैब जो है उसे कम करना चाहिए। और ये जो एग्रीकल्चर का एक इबाहम है बिटवीन फेडरेशन और प्रोविंसेस, इसको भी आपके ख्याल में एड्रेस होना चाहिए? इससे भी काफी बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, आपस में कोऑर्डिनेशन ही कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रोविंस की और फेडरेशन की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अजीज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि हाफिज अजीज साहब और दूसरे हमारे मेहमानों ने बात की कि किस तरह जो है हुकूमत को इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल में जो बजट आने वाला है उसमें किस तरह का इकदाम करने चाहिए, इकॉनमी के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और टैक्स की लेवी के हवाले से कि टैक्स किस तरह कम से कम लगे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, और जो नए आपके पास ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उनको आप नेट में लेके आएँ ताकि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन का डेफिसिट है वो कम हो सके और आप जो हैं अपने बजट को और अपने फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज़ कर सकें। हम फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे, इसी तरह हम दूसरे एक्सपर्ट से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।